So hello everyone, I hope you are doing good. We are on the last illustration from the module for cost of capital. ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक चेक करते हैं. डेटा काफी सारा बड़ा दिया है और इसमें एक नया कंसेप्ट सीखना है आपको. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग. मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स या फिर कैपिटल. ये एक नया पार्ट आपको यहाँ पे पढ़ना है. चलिए ठीक है. अब डेटा क्या दे रखा है देखो. एबीसी लिमिटेड हैज फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर. I'll be highlighting which is considered to be optimum as on 31st March 2022. अब ऑप्टिमम का मतलब क्या है भाई? ये ऑप्टिमम है, इसका मतलब क्या है? दिस कीप्स द कॉस्ट मिनिमम. दिस कीप्स द कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम. डन. नेक्स्ट. फिर क्या बोला इन्होंने? 14% के डिबेंचर से. कैपिटल स्ट्रक्चर देखो कैसा बना है हमारा. 14% के डिबेंचर से, उसके बाद में 11% के शेयर से 10,000, उसके बाद में इक्विटी शेयर से 10,000 के 1,60,000. ओए गड़बड़ है कुछ. हाँ कैसे क्या? 10,000 इक्विटी शेयर्स और 1,60,000. कुछ तो गड़बड़ है दया. प्रीमियम पे इक्विटी शेयर पेड अप कैपिटल में थोड़ी ना दिखाएंगे प्रीमियम पे. ठीक है चलो. लेट्स फिगर इट आउट. मेरे हिसाब से रिजर्व्स होनी चाहिए उसमें. सोच सकते हो आप इसके बारे में. चलो. द कंपनी हैज द शेयर मार्केट प्राइस ऑफ कंपनी शेयर हैज अ मार्केट प्राइस ऑफ 23.60. 23 रुपया 60 पैसे पे अभी चल रहा है. नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज 50% ऑफ द 2021 ईपीएस. आप हो 31 मार्च 2022 पे. इस साल 2021 का जो ईपीएस होगा उसके 50% आप क्या दे दोगे? डिविडेंड. ठीक है, ये डेटा कनेक्ट कर लेना. Following is the uniform trend of EPS for preceding 10 years, which is expected to continue in future. Which is expected to continue in future. Let's try what they want to say. अब देखो EPS तो यहाँ पे 2021 का दे रखा है. इसका 50% क्या रहेगा? डिविडेंड रहेगा. क्या इसका 50% डिविडेंड आ जाएगा क्या? पक्का बेटा. 2.36 का 50%. ये देखो अब दिख रहा है क्या? आई होप अब दिख रहा होगा पॉइंट. पहले फॉन्ट छोटा था. ठीक है. और अरे अरे भाई साहब ये क्या आया? D1 आया. अब आप इक्विटी के लिए इक्विटी का कॉस्ट जब निकाल रहे हो तो कौन सा मॉडल यूज कर रहे हैं? गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल यूज कर रहे हैं. यू कैलकुलेटेड D1 एंड व्हाट द मेंशन हियर इज. देखो द फॉलोइंग यूनिफॉर्म ट्रेंड ऑफ ईपीएस फॉर प्रीसीडिंग 10 ईयर्स इज. मतलब ईपीएस में जितना ग्रोथ दिख रहा है दैट इज कंपनी का ग्रोथ. इसके लिए टेबल दिया है. यू आर सपोज टू कैलकुलेट ग्रोथ फ्रॉम दिस. 10% आता है. अरे दिस इज फॉर ग्रोथ. दिस टेबल इज फॉर ग्रोथ रेट कैलकुलेशन. ग्रोथ रेट कैलकुलेशन आया क्या? देखो ना. 1.1 डिवाइड बाय 1 कर दो तो 1.1 आएगा फैक्टर. बोले तो 10% आंसर है. 1.21 डिवाइड बाय 1.1 करो. 1.21 डिवाइड बाय 1.1 तो 10% आएगा आंसर. फैक्टर कितना आएगा? 1.1 आएगा. सबके बीच में फैक्टर देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ये करो कैलकुलेशन. ये सॉल्व हो गया क्या आपका फंडा? अब देखो यहाँ पे कैसे मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ. सॉल्व करते टाइम वापस से करेंगे. इन दोनों के बीच में कितने का रिलेशनशिप है देखो. 2013 डिवाइड बाय 2012 का डेटा कर लो तो 1.1 आंसर आ रहा है क्या? 2.21 डिवाइड बाय 1.10 कितना? 1.1 आ रहा है क्या? बेटा ये 1.1 क्या आ रहा है? फैक्टर आ रहा है. इनके बीच में क्या है? ये फैक्टर.
1.1 अगर फैक्टर है इसका मतलब आर कितना है 10%, राइट। फैक्टर बोल तो 1 + r/100, तो उसका आंसर अगर 1.1 है तो आर कितना है 10%, राइट। चलो एक सॉल्व हो गया। ग्रोथ रेट कितना आएगा आपका 10%। दिस विल हेल्प यू आउट सॉल्विंग डिविडेंड का कॉस्ट, इक्विटी का कॉस्ट। अगला फिर देखो यहाँ पे आगे क्या दिया है। द कंपनी issued new debentures carrying 16% rate of interest and the current market price of debenture is 96। उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹9.2 with annual dividend of 1.1 were also issued। The company is in 50% tax bracket। Calculate cost of new debt, calculate cost of preference shares, cost of equity share। चलो अब इक्विटी शेयर्स का यहां से निकालना है आपको, प्रेफरेंस और डेट का यहां से निकालना है। कैन वी कैलकुलेट? चलो फिर यस यस यस, यील्ड नहीं करना अभी। और बेसिकली रिडम्पशन का भी कुछ डेटा दिया है क्या? देखो रिडम्पशन का डेटा नहीं दिया है। हाँ तो कर लो। चलो देखो कुछ नहीं आया टेबल बनाने का। अभी आप लोगों ने क्या किया है, तीनों के कॉस्ट कैलकुलेट कर लिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ध्यान रखो आपको क्या बोला है। अब ये पूरा क्वेश्चन मैं इस वीडियो में तो सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको मैं हिंट दे दे रहा हूँ कैसा किया है। आपको वेट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं, वेट्स कैलकुलेट करने हैं बुक वैल्यू से, ठीक है। बेस्ड ऑन बुक वैल्यू वेट्स कैलकुलेट कर लो, फिर आप कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। यूजिंग डेटा गिवन, ठीक है। अब आपका वैग निकालना है, तो वैग निकालते टाइम वेट्स कहां से लेंगे आप, बुक वैल्यू से। कहने का मतलब क्या है, वेट्स कहां से लेंगे, फ्रेश इशू के वेट्स कहां से लेंगे आप। जो आंसर 2 है ना आपका, ये आंसर 1 है आपका, आंसर 2। वेट कहां से लोगे, बुक वैल्यू से। और कॉस्ट अभी अभी आपने कैलकुलेट किया वर्किंग नोट नंबर 2 में। तो इनका कहना ऐसा है कि जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर का कंपोजिशन है उसको चेंज करने का नहीं, ठीक है। थर्ड वन फिर, अब इन्होंने बोला है मान लो हमको नया प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट करना है, उसका फाइनेंस रिटेन अर्निंग से करना है, इशू नहीं करना है नवे शेयर, शेयर्स नवे इशू नहीं करना है। देखो अब इसका आंसर मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ। ईपीएस कितना है आपका 2022 का, कितना है? नहीं नहीं, इंडिविजुअल 2.32। फिर रिटेन अर्निंग्स एट द रेट 50% कितना आएगा 1.168। 1.16। फिर नंबर ऑफ शेयर्स कितने आपके पास, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 2.36 इंटू 50%, तो 1.18। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 11,800 टोटल अवेलेबल है, बराबर। क्वेश्चन में गड़बड़ है क्या? कोई बात नहीं ललित, टेबल पे बैठना पड़ेगा तेरे को चाय लेने के लिए। चलो 11,800 आया, डन। अब बेटा ये कैपिटल स्ट्रक्चर में ऐड होने वाला है आपका इक्विटी में। इक्विटी कितना पोर्शन है
इक्विटी का पोर्शन कितना है? 80% इन द टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर. तो total investments that can be done, 11,800 डिवाइड बाय 80%, तो 14,700. तो आपको बचे वाला क्या इशू करना है, मतलब 11,800 आपके पास रिटेन अर्निंग्स है और 14,750 में से बचे वाले डिवेंचर्स एंड कुछ प्रेफरेंस शेयर्स इशू करने हैं, जैसा प्रपोर्शन ऊपर अपन ने कैलकुलेट कर रखा है. डन. विदाउट चेंजिंग द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल, ऐसा कुछ करना है उसमें. डन. आगे. अब डी वाला. अब चेंज क्या करना है, देखो कॉस्ट ऑफ इक्विटी रीकैलकुलेट कर लेना है. कॉस्ट ऑफ इक्विटी रीकैलकुलेट कर लेना है और जो बी वाले पॉइंट में किया है वही वापस रिपीट करना है. डन. चलिए ट्राई करिए.